अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे स्पोर्ट्स शो का परमानेंट हिस्सा भी है सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज पिंडी लेग खत्म हो चुकी है, अब कराची में लेग स्टोन की स्टार्ट हो रही है। 3 वनडे मैचेस वहां पर खेले जाने। अगर हम पिंडी की बात करें तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर आई, चाहे वो आप बात करें रिजवान की, बाबर आजम या फखर जमान की, चाहे बॉलर्स की आप बात करें। बड़े एक अपना जबरदस्त सीजन पाकिस्तान के लिए रहा है। पिंडी की जो विकेट है उस पर बात करें, खास करके फखर जमान के लिए अब जो दूसरी लेग है वो कराची में खेली जानी है। 3 वनडे मैचेस वहां पर खेले जाएंगे। थोड़ी डिफरेंट विकेट होगी, वहां पर एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट होगा क्योंकि पिंडी थोड़ा बहुत आपको पता है यहाँ पर बारिश भी होती थी, उसके अलावा थोड़ा ठंडक थी एज कम्पेयर टू कराची। तो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या कैरी ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पर इमामुल हक ने भी आपको पता है एक बात की थी कि वाइट वॉश हम लोग करने में, हम लोग का अल्लाह करे कि हम लोग करने में कामयाब हो और कोशिश होगी पाकिस्तान, क्योंकि दिस इज ओनली द 5 वनडे मैचेस जो कि आपने पहले एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले खेले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शायद उनको बकरे ज़िबा कराने की जरूरत है अपना सदके के तौर पर, पता नहीं क्या मामला होते हैं उनके पास। जब भी वर्ल्ड कप आता है उससे पहले वो कम बैक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इंजरी प्रोन पीरियड है वो बेचारा उनकी जान नहीं छोड़ता। उसके बदले में इन फॉर्म बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को इंक्लूड किया गया, जो कि 3 वनडे मैचेस के लिए टीम को कराची में इसको ज्वाइन कर चुके हैं। एक अच्छी इंक्लूजन है क्योंकि आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप हम लोगों ने खेलना है, एशिया कप खेलना है, और खास करके जो नंबर 4th और 5th पोजीशन है उसकी बात करूं तो आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि लंबी इनिंग्स को ग्राफ भी करना जानता हो और खास करके लंबी हिट्स भी जानता हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो रन रेट है उसको पाइल अप करना पड़ता है। तो इफ्तिखार अहमद इज अ गुड चॉइस ओवर हियर। लेकिन टाई फिर होगा, मैं सना से भी पूछूंगा क्योंकि शो के अंदर कि आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, किसको खिलाया जाए। यहाँ पर आपको पता है आगा सलमान पे बहुत ज्यादा टीम रिलाई करती है, उन्हें प्रीवियसली परफॉर्म भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए किया, अनफॉर्चुनेटली सीरीज में नहीं कर पाए, लेकिन इफ्तिखार आपको पता है जिस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, सबकी नजरें उन पर जरूर होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फखर जमान की, जैसे मैंने कहा कि फखर जमान इस वक्त एशिया का सबसे तेज तरीन 3000 रन करने वाले बैट्समैन बन चुके हैं। पाकिस्तान के अगर हम बात करें चौथे पाकिस्तानी बैट्समैन है जिन्होंने तीनों गेम्स के अंदर अपना जो चौथे बल्कि पाकिस्तानी बैट्समैन जिन्होंने तीनों गेम्स के अंदर 100 सेंचुरी जो स्कोर वो की है तीनों गेम्स के अंदर। एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस फखर जमान की तरफ से हमें नजर आ रही है। इनकंसिस्टेंट थे T20 के अंदर, ड्रॉप भी किया गया, T20 साइड से उनको रेस्ट दिया गया, लेकिन वनडे के अंदर अगर हम देखें तो फखर जमान को वनडे मैच जो सा फॉर्मेट है ज्यादा सूट करता है। और एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए कि आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए था ओपनिंग डिपार्टमेंट से वो मिलता रहा फखर जमान को। अगर फखर की साथ बात करूं तो फखर जमान को एक और सेंचुरी चाहिए, अगर वो अगले मैच में कर देते हैं 3rd वनडे के अंदर तो संगाकारा का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज का। तो अच्छी अपना आउटिंग फखर जमान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त चल रही है। लास्टली अगर मैं बात करूं अलीम डार की, अलीम डार की आपको पता है बड़ी सर्विसेज आईसीसी के लिए, खास करके ऐसा पाकिस्तानी भी बड़ा एक उन्होंने नाम पूरी दुनिया के अंदर अपना अंपायरिंग के अंदर कमाया। जो आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, उन्होंने उनको अवार्ड से नवाजा, शील्ड से। 442 मैचेस के अंदर वो अंपायरिंग कर चुके हैं, जिसमें 145 टेस्ट मैचेस थे, 227 वनडे और 70 T20 मैचेस में वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक एक बड़ी अच्छी आपको पता है अंपायरिंग अगर हम बात करें तो अंपायर्स के अंदर उनका बड़ा एक रिस्पेक्टेड नाम भी, और खास करके अगर मैं गलत नहीं हूँ जो कि एशिया सीरीज थी उसमें आपको याद होगा कि एक भी रिव्यू जो उनसे इनके अगेंस्ट नहीं किया था। तो एक बड़ा अपना माइलस्टोन है अलीम डार का अंपायरिंग के अंदर कैरियर की अगर हम बात करें। सब पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दोनों वनडे मैचेस थे, क्योंकि सना आप वहां पर मौजूद थी एज अ कमेंटेटर, आपने क्लोजली वॉच की है उस मैच को। आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, बैटिंग लुक्स गुड पाकिस्तान की, लेकिन मैं अगर बॉलिंग से स्टार्ट करूं तो स्टिल पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मैं कहता हूं बेस्ट जो बॉलिंग स्क्वाड है अभी उसको उतारने में वर्ल्ड कप में ये 3 जो बाकी वनडे मैचेस हैं इसमें काम करने की जरूरत है। देखिए ओवरऑल एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है पाकिस्तान की। बड़े कंफर्टेबली मैचेस जीते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ कि मैच क्लोज गया है, बहुत कंफर्टेबली। पहला मैच थोड़ा सा एंड पे विकेट्स गिरनी शुरू हो गई थी, बट फिर भी काफ़ी एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। जहाँ तक बैटिंग की बात है काफ़ी सेटल लग रही है। अब आपके पास फिर भी चॉइस है, नंबर 4 का जो एक प्लेस है वो आज भी ज़रा देखा जा सकता है उसमें किसको स्लॉट करें, क्योंकि पहले हारिस सुहेल ने आना था, फिर वो इंजर्ड हो गए, फिर शान मसूद को मौका मिला, उनसे नहीं हुआ, फिर अब्दुल्ला शफीक को मिला। तो देखने की बात है कि क्या आपको बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत है या मोहम्मद रिजवान को ही आप नंबर 4 करके और फिर 5वें नंबर के लिए आप इफ्तिखार अहमद जैसे किसी प्लेयर को आके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत ट्वीक्स की ज़रूरत है। जहाँ तक बॉलिंग आई थिंक बड़ी काफ़ी सेटल्ड भी है आपकी बॉलिंग साइड। तीनों फास्ट बॉलर्स आपको पता है कि जो आपके मेन 3 फास्ट बॉलर हैं वो नसीम शाही हैं, हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी। दूसरों को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं उससे पहले, पर जो मुझे नज़र आता है 11 में खेलते हुए इन 3 बॉलर से बेहतर कोई बॉलर नहीं है पाकिस्तान की 11 खेलने के लिए वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद आपके स्पिनर्स आ जाते हैं, शादाब भी हैं, नवाज़ भी हैं। इमाद का देखना होगा कि अब 15 के स्क्वाड में क्या वो जगह बना पाएंगे वर्ल्ड कप से पहले कि नहीं। इफ्तिखार तो आ चुके हैं,
बस आई थिंक यही छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग रह गई है, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान की टीम है माशाल्लाह काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। इस पे अपना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान इस वक्त कराची में प्रेस टॉक कर रहे हैं, वो देखते हैं। आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है, और जिस तरह की रही है लग रहा है कि आइंदा भी इंशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ये बताइएगा कि पिंडी की जो विकेट है और अब जो कराची में आप खेलेंगे, इससे पहले आप PSL के मैचेस भी यहाँ खेल चुके हैं, तो इसको मतलब किस तरह से देख रहे हैं विकेट? जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो दूसरी बात यह है कि पिचेस आपको पता है कि सम टाइम डिफरेंट बन जाते हैं, और जैसे अगर आपको देखा जा सकता है कि हमने T20 वहाँ पे 245 प्लस 250 प्लस चेज हो रहा था PSL में, मगर जहाँ पे मैचेस स्टैंडर्ड की बात किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आया तो सबके सामने था कि स्कोर 200 के पास ही चल रहा था, और उसमें मैचेस जीतने जा रहे थे। यहाँ पे चांसेस कोलैप्स वगैरह ना होते तो अजीब सा रिजल्ट हो जाता। और कराची की डिफरेंट है, इसलिए हमारी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होती है कि कंडीशंस को असेस किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपनी रिक्वायर्ड रख रहे हैं कि यार वनडे की जो क्रिकेट है उस फॉर्मेट को उसी तरह से खेला जाए। 350 के आसपास हम सब देख रहे हैं कि यार वनडे में आजकल इतना रन हो रहा है, मगर आप इस चीज़ को भी हकीकत मान लें और हकीकत देखने चाहिए कि मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ रिजल्ट होता है। अब 200 220 ये T20 में हम कह सकते हैं, मगर जब बांग्लादेश में जाते हैं तो आप कभी ये नहीं कह सकते। बांग्लादेश में आप कहेंगे कि यार 125 में मैचेस जीते जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप लास्ट टाइम कराची में देख ले तो हम 260 270 में मैचेस जीत भी रहे थे और हार भी रहे थे। तो इसीलिए कंडीशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह क्यूटर ने पिचेस बनाए और किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं वो पिचेस, तो उसी हिसाब से डेवलप करने की कोशिश है। ये अलग बात है कि हमारी फोकस 350 के आसपास ही है कि हमारा टारगेट ही है इंशाल्लाह, और हमारे पास इस चीज़ से कैपेबल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कंडीशंस हमारी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को असेस करने की। अच्छा रिजवान, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप और बाबर अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन हमने T20 के बाद देखा कि आप लोग नीचे आ रहे हैं और दोनों रन भी स्कोर कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को एडजस्ट करना? तनकीद देखिए जी, उन लोगों के लिए भी सलाम है और खुशी है इस चीज़ के लिए जो तनकीद करते हैं। अगर वो ईमान पे कायम दायम हो कि हमारी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। हमारे लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि अगर हम सब मिल के एक चीज़ को फोकस करेंगे, हमारी पूरी कौम, देखिए ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और सिर्फ हमारे 20 बंदों का ही गेम है। इसमें आप सारे यहाँ जितने बैठे आप सारे इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी जगह होगी कि कहाँ वहाँ पे हमारी बात नहीं पहुँच पाएगी, मगर आप लोग के थ्रू वहाँ बात पहुँचती है। मगर हमारे वर्ल्ड कप के जीतने में और हारने में अगर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम प्लेयर इसमें हैं, इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से उतनी आप लोग भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ों को ईमानदारी के साथ चीज़ों को फैलाने की कोशिश करेंगे, जो रिक्वायर्ड होंगी, डिमांड होगा पाकिस्तान के लिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का लेवल ऊपर जाएगा इस चीज़ से। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अगर जो बिल्कुल राइट पे है तो हम खुश हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इससे हमारा मुल्क की डेवलप होगी, हमारी कंट्री की क्रिकेट ऊपर जाएगी, चीज़ें मुख्तलिफ होगी। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल है ही प्रेशर का गेम। इंटरनेशनल लेवल में कोई भी ऑर्डर जो है ना, वो बैटिंग ऑर्डर अगर वो ओपनर है या फिनिशर है, वो ऑटोमेटिकली सबसे डिफरेंट है, वो हाई प्रेशर वाला गेम। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप एग्जांपल देता हूँ कि बाबर आजम को अगर इफ्तिखार की जगह ले आए तो शायद आप लोगों को बाबर आजम नहीं मिलेगा। फिर अगर आप इफ्तिखार को इमाम की जगह लेंगे तो आपको इफ्तिखार नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह की अपनी अपनी डिमांड होती है, हर एक जगह पे हर एक चीज़ की डिमांड है और उसी हिसाब से प्रेशर भी है। तो ये एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल, आप इन चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। हाँ, डिफिकल्ट है ये चीज़ कि बैटिंग ऑर्डर जब ऊपर नीचे होता है डिफिकल्ट होता है, मगर बीइंग ए प्रोफेशनल, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, पाकिस्तान का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। रिजवान अभी जैसे आपने बात की बैटिंग ऑर्डर की बात की, तो T20 में आपकी एक सेट पोजीशन है, ओपनर खेल रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वनडे में हम देखते हैं कि नंबर 4 बैटिंग पोजीशन पे आपके 800 के करीब रन हैं, जो आपकी बेस्ट पोजीशन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कभी आप 5वें नंबर पर खेल रहे हैं, तो कितना मतलब खुद के लिए और डिफ़िकल्ट है, और ये सारी चीज़ें कि एक बेस्ट पोजीशन आपके बैटिंग ऑर्डर है, उस पर आपको जो है वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा, इस पर थोड़ा सा बता। देखिए जी, जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ 5 नंबर से, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले।
जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद सही आती है वो करेंगे। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। आप ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं। और इसका ये भी मीन नहीं कि देखिए ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी होंगे हमारे कि प्लेयर्स खेल रहा है, कर रहा है, मगर उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि कप्तान और कोच की सोच डिफरेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ कर रहा होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर चाह रहा हो उसको वो चीज़ें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीज़ें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं, ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहा है, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान, आपने अभी बात की ईमानदारी, और आपने ये भी बात की कि मीडिया जो चीज़ हाईलाइट करता है वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। एक बात होती है पर्सनल माइलस्टोन की, और बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लास्ट T20I में भी काफ़ी लोगों ने आप पे तनकीद की कि पर्सनल माइलस्टोन की तरफ शायद रिजवान देख रहे थे। ODI में भी सना मीर ने कल फ़खर जमान के इम्पैक्ट की बात की, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो समझते हैं कि ये जो तनकीद होती है ये ऑब्वियसली करेक्शन के लिए होती है, और जब पर्सनल माइलस्टोन की बात होती है तो क्या ऐसी कोई बात हो रही? तो लास्ट जो इमाद वसीम का जो T20I था उसमें क्या बात हुई थी कि वो सिंगल लेने गए थे ताकि आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो? यार मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा हो गए, आपके 3-4 हो गए। मुझे याद दिलाना अगर आपकी कमी पेशी हो गई को, क्योंकि देखिए पहले आपने कहा है कि पहला सवाल क्या था आपका? देखिए पर्सनल माइलस्टोन मेरे देखिए, आप फ़खर जमान कभी आएगा तो शायद उससे पूछ लीजिएगा। तो फ़खर कहता है कि रिजवान भाई मुझे सिर्फ आइडिया था कि 3000 होने वाले, मुझे नहीं पता कि कब होने वाले, कैसे होने वाला है। उसके जहन में माइलस्टोन के लिए टारगेट नहीं था ये चीज़ें। मेरे ख्याल मेरे जहन में तो नहीं आती, मेरे कम से कम मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कप्तान ने हमेशा कहा कि परफॉर्मेंस उस चीज़ पे रहता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्म किया जाए। दूसरा ये है कि आप टीम में 11 फ़खर जमान नहीं रख सकते। अगर आप बैटिंग देख लें तो 6, अगर आप सिर्फ बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, 6 बैट्समैन लेना चाहे तो 6 फ़खर जमान आपकी टीम में नहीं आएंगे। अगर 6 फ़खर जमान आपकी टीम में आएंगे तो टीम नहीं बनेगी ये, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान की सिफत डिफरेंट बनाई हुई है। मेरा स्टांस, मेरी चीज़ डिफरेंट है, बाबर भाई की डिफरेंट है, फ़खर जमान की डिफरेंट है, शाहीन, हारिस, रऊफ़ और हसन अली डिफरेंट है। तो ये हर चीज़ के डिफरेंट है। टीम कहा इसीलिए गया है कि हर एक प्लेयर को उस हिसाब से खिलाया जाए, उस हिसाब से काम लिया जाए जो उसका रोल है। अब जैसे अगर आप देख ले, फ़खर जमान इमाम अलग है, फ़खर का चेंज इमाम का चेंज है। अब ये हमारी टीम को एक चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। तो इसलिए कप्तान और कोच इस चीज़ों को देख के हुए टीम बनाने की कोशिश करते हो, इस तरह डेवलप करने की कोशिश करते हो। या आप लोगों की सोच अलग होगी। माशाल्लाह हमारी 20-25 करोड़ की आवाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 करोड़ तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर ही होंगे, और वो उसकी राय डिफरेंट है। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यार वो गलत है। हर एक की अपनी अपनी राय है, और हमारी सोच, हमारी फिक्र वो अलग होती है। जहाँ तक आपने T20 की बात की है, देखिए जब हमने वो टारगेट जिस फेज से हम निकले थे, 50 पे 3 आउट हो गए थे, तो हमारे लिए उस पिच। वेलकम बैक जी। और रिजवान की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है इस वक्त कराची के अंदर। सना, जो आपने भी, मुझे याद है क्योंकि मैं सुन रहा था जिस वक्त मैच के अपना बीच में मैच के बाद आप बात करी थी इम्पैक्ट प्लेयर की, क्योंकि फ़खर जमान आपको एक साइड पे एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए था, दूसरे एंड पे अगर आप कहते हैं कि विकेट रोक रहा है लड़का जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक एंड पे आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए था, उसके बारे में कुछ बताइए। रिजवान ने भी जवाब इस वक्त दिया। बिल्कुल, आई थिंक रिजवान भाई की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैंने खुद कप्तानी की 8 साल पाकिस्तान की, और टीम्स बनती ही ऐसे हैं कि आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। आप 11 के 11 शाहिद अफरीदी कभी नहीं खिलाए थे टीम पे, तो 11 के 11 फ़खर जमान भी आप नहीं खिलाएंगे, लेकिन 11 के 11 बाबर आजम भी आप नहीं खिला सकते। तो आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, जहाँ पे एक प्लेयर स्टेबिलिटी देता है तो दूसरा जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसीलिए यही बात मैंने की थी कि जब आप 350 रन को चेस करने जा रहे होते हैं, तो इस तरह के प्लेयर का 100 करना जो हमेशा स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलता है, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली जो रन बॉल 100 करेगा उसकी अपनी एक खासियत है, पर उसके साथ फिर आपको इम्पैक्ट प्लेयर 3-4 ऐसी इनिंग्स छोटी छोटी चाहिए होंगी ताकि आप 350 को चेस कर सकें। जो 30 बॉलों पे 50 कर दिया, या 40 बॉलों पे 60 कर दिया, 70 कर दिया, आपको 100 के साथ जो रन बॉल की 100 होगी उसके साथ इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए होगी। लेकिन जिस तरह के फ़खर जमान प्लेयर है
है, उसके साथ आपको एक दो परफॉर्मेंसेज और चाहिए, वो भी बहुत बड़े स्ट्राइक रेट के साथ नहीं चाहिए। तो ये दोनों प्लेयर्स का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। बट ख़ास तौर पे जो बड़े आप टारगेट्स अचीव करने जाते हैं उसमें इम्पैक्ट प्लेयर की जब 100 होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो टैग कर दें किसी और प्लेयर को। माशाल्लाह बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है, मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से 2 मैचेस में फिनिश किया है 30 बॉल्स पे 50 ऑड रन, ये बिल्कुल आपकी टीम एक ज़बरदस्त सिम्त में जा रही है और इसको विद कॉन्टेक्स्ट ही उठाना चाहिए बातों को। बट ऑब्वियसली जब हम कॉमेंट्री करते हैं तो हम भी इसके लिए तैयार होते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग बात को उठाएंगे और अपने गुस्से इधर उधर के जो हैं वो हम पे भी निकाल देंगे। लेकिन अच्छी बात आपने की, क्योंकि हमेशा आपको याद हो ये बात की जाती है, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करें, चाहे आजकल T20 के अंदर भी है कि रनर बॉल भी होती है, लेकिन एक एंड से आपका स्ट्राइकर बैट्समैन होता है जो कि स्ट्राइक करता रहता है, जो कि प्रेशर नहीं आने देता। लेकिन यहाँ पर रिजवान की भी मैं कोट करूंगा, उन्होंने एक बात की कि मैं 5वें नंबर पे तो खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, अगर 5वें नंबर पे उनकी बैटिंग की बात करूं तो अभी तक वो 202 रन बना चुके हैं 8 इनिंग्स में 33 के स्ट्राइक रेट से। और अगर मैं एवरेज की बात करूं, अगर मैं रिजवान की बात करूं 5वें नंबर की, 5वें नंबर पे मैं राशिद भाई का जो कोट उठा रहा हूं, उन्होंने 742 रन बनाए हैं 20 इनिंग्स के अंदर और एवरेज उनकी 44 रही है। तो सना अच्छा पोजीशन है चौथी, क्योंकि 5वें में आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था कि इफ्तिखार की इंक्लूजन हो जाए तो जहां पर आपको शायद 6-7 रन पर ओवर को पाइल अप करके 11-12 चाहिए तो इफ्तिखार वो कर सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल, आई थिंक इस वक्त जो टीम का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें मेरे ख्याल से रिजवान ही बेस्ट चॉइस आपके पास नंबर 4 की है। उसके 2 रीजंस है, एक तो आपके पास ऑलरेडी 2 लेफ्टी टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं इमाम और फ़खर की सूरत में, और फिर बाबर आजम आते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली विद रिजवान एट नंबर 4 रहेगा। दूसरी चीज़ है सुपर फिट एक बंदा है, फॉर्म के अंदर है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर सकते हैं, जब एक्सेलरेट करना होता है वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक परफेक्ट आपके पास एक बैट्समैन मौजूद है जो कि आपको नंबर 4 पे दे सकते हैं, और अगर विकेट्स गिर जाएं तो स्टे भी करना जानते हैं क्योंकि टेक्निकली साउंड है। तो मेरा खुद भी कहना यही है, मैंने भी पिछले मैच के बाद बिफोर इवन ये ट्वीट राशिद भाई की आई थी, मैं उसके बाद भी हम जब बैठे थे तो यही बात की थी कि जो मुझे नज़र आता है कि 2 नए लोगों को आप ट्राई कर चुके हैं, शान को भी दिया, अब्दुल्ला शफीक को भी दिया, ये दोनों प्लेयर्स डायरेक्टली वर्ल्ड कप में नंबर 4 का प्रेशर लेने के लिए मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के 2 इंटरनेशनल मैचेस हैं, वनडे मैचेस, तो इतना प्रेशर आप नंबर 4 पे आप उस बंदे को दें। नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप पे जाते हुए। आई थिंक रिजवान बेहतरीन चॉइस है हमारे लिए, और उसके बाद फिर आप नंबर 5 पे इफ्तिखार अहमद को ले आएँ, और फिर आपके पास नंबर 6 से जिसको भी आप लाते हैं, ऑलराउंडर्स को लेके आते हैं या एक और इम्पैक्ट प्लेयर लेके आते हैं, आपके पास खुली चॉइस मौजूद है। मुझे उसको टेलीफोन लाइंस पे ज्वाइन करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर मेंबर हैं और साथ में हमारे शो का परमानेंट हिस्सा भी हैं, शकील शेख साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शेख साहब, मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज पे तो जरूर आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक इंपॉर्टेंट खबर भी आपको पता चल रही है अपना, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें चाहे न्यूज चैनल्स पे मैंने देखी है सर, वो बीसीसीआई ने कहीं 5 नेशन टूर्नामेंट रिकमेंडेशन दी है एशिया कप के बदले में, तो सर इसके बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल, खबरों की हद तक तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी या कुछ इस तरह की चीज होगी। अभी कोई फॉर्मली कोई इधर ऐसी कोई चीज नहीं है। देखें, ये जो एशिया कप है इसमें बहुत सारी प्रपोजल्स हुई हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान कराएं, बाहर करवाएं, हाइब्रिड करवाएं, फिर ये है कि क्योंकि हमें आपने अलॉट किया था और अब तो होम एग्रीमेंट भी मिला हुआ है, तो सारी चीजें इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन थी, काफी ऑप्शन थे, काफी चीजें थी। दुबई में करवाएं, श्रीलंका इंटरेस्टेड था, बांग्लादेश था, तो ये अभी तक कोई सेटल नहीं है, ये चल रहा है। लेकिन खबरों में क्योंकि बहुत सारे लोग, ये टॉपिक है और क्योंकि इंडिया भी इन्वॉल्व है और सारे एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर भी मिल जाता है, थोड़ा सा स्पाइस भी मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा खबरें लोग कर देते हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, एक फिलर के तौर पे शायद कोई है, किसी ने किया हो कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान इज ए बिग कंट्री एज फार क्रिकेट इज कंसर्न, और पाकिस्तान के बगैर इस तरह की चीज़ें कोई फायदा, आप सोचें कि अगर पाकिस्तान ना हो तो ये एशिया कप और पाकिस्तान का मुकाबला ना हो तो क्या हो, कैसा टूर्नामेंट होगा, मतलब आप विजुअलाइज इसको कर सकते हैं। इस तरह अगर इंडिया भी ना हो तो फिर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये 2 बिग नेशंस हैं यहाँ पे, तो उनका जो मुकाबला है दैट इज एन आइकॉनिक कंटेस्ट इन द वर्ल्ड, और वही सबसे ज्यादा देखा है। अगर एशेज को देखा जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है, लोग तो इसको देखना चाहते हैं।
और लोग एशिया कप में तो एक मैच नहीं 2 और कई तो ऐसे प्लान करते हैं कि 3-3 देखना चाहते हैं। पिछली दफा तो पॉसिबिलिटी थी कि 2 के अलावा तीसरा भी हो जाए, जो इंडिया ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर सका फाइनल के लिए, तो फिर नहीं हो सका था। तो ये मतलब इस तरह की बहुत सारी प्रपोजल है, बहुत सारी गपशप, किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल है कि उस तरफ से कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल बताती है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इसको आप एज ए न्यूज़ के तौर पे, एंजॉयमेंट के तौर पे ले सकते हैं कि चलें, ये भी एक किसी ने अगर फ्लोट कर दी है तो अवैध को चाहिए कि वो भी इसको टेक अप कर ले। जी चलो सर, अच्छा है क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए थी आपसे, क्योंकि यू आर द बेस्ट वन टू गिव द आंसर्स। लेकिन सर अगर बात करूं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की, तो फखर जमान से सर स्टार्ट करूंगा। एक एक्सेप्शनल सर इनिंग्स उन्होंने खेली है, चाहे आपको याद हो T20 पे उनको तनकीद की गई, मैंने भी शायद ये कहा था कि ही इज मोर सूटेड टू वनडे एज कंपेयर टू T20, लेकिन जो एक डायनामा उन्होंने चेंज किया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब शायद सर 1 सेंचुरी अगर बनाने में कामयाब होते हैं तो वो संगाकारा का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। जी हाँ, देखें बहुत इनक्रेडिबल किस्म की इनिंग्स थी ये 180 की, और इससे पहले भी उन्होंने जो वनडे के लिए किया है। और फिर आपको याद होगा कि अगर मैं पीछे जाऊं तो 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें भी थी। ही इज अ स्पेशलिस्ट फॉर, और वन कैन से ही इज अ बॉर्न फॉर वनडे क्रिकेट। तो इस तरह के प्लेयर बहुत कम मिलते हैं, और पाकिस्तान लकी है कि और आपने देखा है कि फ़खर ने सारे शॉट्स खेले हैं हर तरह के, और जिस मौके पे जो चाहा है उसने किया है। स्टेबिलिटी फैक्टर अपनी जगह पे, ओपनिंग या स्टैंड अपनी जगह पे, लेकिन एक पर्सनल उसकी ग्रिट जो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब इंटरटेनमेंट भी हुई है, फैन ने भी इंजॉय किया है। और आप इवन देखें कि जो अपोनेंट टीम है वो भी उसकी तारीफ कर रही है कि जिस सिंगल हैंडेडली उसने मैच टेक ओवर कर दिया। क्योंकि आप देखें 330 प्लस का टारगेट बड़ा होता है, काफ़ी होता है, और ऐसे ग्राउंड्स पे मेरा ख्याल है कि उसने वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन वनडे क्रिकेट इन पाकिस्तान। और भी हैं, सईद अनवर की भी हैं, दूसरी भी है, लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी थी और बड़ी आई कैचिंग थी। और पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि आपका ओपनिंग स्टैंड है इमाम, और इसकी सूरत में काफ़ी स्टेबल है। और पाकिस्तान के लिए बड़े इंकरेजिंग बात है कि वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, और फ़खर जो है वो इज़ बैक इनटू फुल फॉर्म। और जाहिर है फिर आपको पता दुनिया भी देखना चाहेगी। तो ऑल क्रेडिट टू फ़खर, और हिज बैटिंग इज ग्रेट, his capability and playing for पाकिस्तान। मैं तो इसको बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, और जो इसको क्रिटिसिज्म करते थे उसने जवाब भले से ही दिया है, एंड ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, T20 में थोड़ा बहुत ज़रा बंदे को तेज खेलना पड़ता है, शायद वो इस तरह का नहीं है, लेकिन है ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर, तो इसको पूरा चांस भी मिलना चाहिए। अब तो खैर वो पाकिस्तान का मेन स्टे है, मेन बैटर है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसकी फुल कैपेसिटी के साथ इसकी सर्विसेज भी यूज़ करनी चाहिए, और पाकिस्तान को इसको, हम सबको इसको और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मैं अभी रिजवान को सुन रहा था कि वो कह रहा था कि हम कोई 10-15 लड़के जो हैं वो नहीं खेल रहे वहाँ पे, या 11 की टीम नहीं खेल रही, बल्कि ये आप सब लोग जिन जर्नलिस्टों को कह रहा था, पाकिस्तानी वो कह रहा था। तो हम सबको बैक करना चाहिए इस पूरी टीम को, और ये बहुत यकीन होगा कि हम इंडिया में जाके इंडिया को मारें और वर्ल्ड कप जीत के आए। सारों को इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें जैसे शेख साहब भी बात करें, मैं सना अपना रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि बैट्समैन का जो सन एक सेट पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं याद है आपको, हम भी गलती करते हैं कि जो बैट्समैन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन उसको हम 5वें 6ठे नंबर पे लेके जाते हैं, वो अपनी सारी इनिंग्स ही खराब कर बैठता है, फिर तनकीद भी उस पर होती है। लेकिन एक अच्छी बात, अगर मैं टॉप 3 बैट्समैन की आपकी बात करूं, इमाम की बात करूं, फ़खर की बात करूं, इमाम अपना बाबर आजम की बात करूं, आपको सेट बैट्समैन नजर आ रहे हैं। बाबर ने भी जिस तरीके से परफॉर्म किया आपने देखा है कि बड़ा एक्सेप्शनली वेल था, लेकिन जो चौथा 5वीं पोजीशन है जो आपसे मैं बात भी कर रहा था, रिजवान और इफ्तिखार को ऐड करने से आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है और आई थिंक बिल्कुल इसको हो जाना चाहिए। अब आपने इतनी चीज़ों को आजमा लिया, और जिस तरह का इन दोनों ने परफॉर्म किया, मोहम्मद रिजवान हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, अगर 1-2 मैचेस में नहीं भी करते तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। शान हो गए, हारिस सुहेल हो गए, या अब्दुल्ला शफीक हो गए, अगर आप इनको लाते हैं वनडे स्क्वाड के अंदर तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं बाद में आप अपने ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि यार हम ठीक लाए हैं 2-3 मैचेस में जब परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होंगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद अब पिछले सालों में इतना परफॉर्म कर चुके हैं कि अगर एक आध मैच में ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पूरे 5 नंबर आपके
अब फिक्स हो जाने चाहिए वर्ल्ड कप तक के लिए। जैसी भी पिचेस हों, जो भी कंडीशंस हों, आपको अब इसको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत मैचेस नहीं है। एशिया कप अभी तक आप डाउट में हैं, उसके अलावा अगली एक सीरीज़ जो है वो आपके साथ अफगानिस्तान की है, दैट इज़ नॉट ऑल्सो टॉप नेशन वनडे क्रिकेट के हिसाब से अगर हम बात करें। T20 में वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आपके पास सीरीज़ नहीं रह गई अब। तो जो मैचेस हैं अब आपको मैक्सिमम अपनी जो प्लेइंग लेवल है उसी को चांस देना चाहिए, ताकि उनके पास मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो उन जगहों पर खेलने का। जो मोहम्मद रिजवान ने बात की कि आप इमामुल हक को 5 कर दें या इफ्तिखार अहमद को ओपन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी है। नया बॉल कराना, अब एहसानुल्लाह को उस दिन हमने नया बॉल कराते देखा, अंडर प्रेशर थे। उनकी एक स्पेशलिटी है, उन्होंने जिस जगह पर बॉल करनी है, मिडल ऑर्डर्स में ज़्यादा, मिडल ओवर्स में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और वनडे और T20 में है ही बहुत बड़ा फ़र्क। तो ये प्लेयर्स की स्पेशलिटी पे अगर आपने यू हैव टू सेट देम अप टू सक्सीड, तो उनको उनकी स्पेशलाइज जगह पर आप मौका दें, और उसी से बेहतरीन आपका रिजल्ट निकल सकेगा पाकिस्तान के लिए। तो हम सब वही बात कर रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी है, तो मुझे भी यही नज़र आता है कि मोहम्मद रिजवान नंबर 4 और इफ्तिखार नंबर 5। सर मैं बॉलिंग यूनिट पे तो पाकिस्तान की जरूर आना चाहूंगा, जैसे सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एहसानुल्लाह वगैरह का मेंशन किया, नसीम शाह का। लेकिन अभी सर बैटिंग पे अगर मैं हूं तो रिजवान ने, आपको पता है, वो भी बात की कि मैं बैटिंग जो उनसे चौथे नंबर पर करना चाहता हूं। मैं बैटिंग एवरेजेस की सनह से बात करता, चौथे पे उनकी सर बैटिंग एवरेज अराउंड 43, और अगर हम बात करें पांचवें नंबर पर तो उनकी बैटिंग एवरेज 33 है। तो बात उनकी सर बिल्कुल ठीक है शायद चौथे पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैट्समैन चाहिए जो कि स्टेबिलिटी दे इनिंग्स को, खुदा ना खास्ता आपका फॉल्टर ऊपर से होता है। तो पांचवें नंबर पे आपको तो वो बैट्समैन इफ्तिखार जैसा चाहिए जो कि बड़ी हिट्स खेल सके। छठे पे आप इमाद वसीम को भी लेके आ सकते हैं। नहीं, देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। रिजवान की जो है ना ख्वाहिश अपनी जगह पे है और अच्छी ख्वाहिश है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो फॉर्म में है तो वो कह सकता है कि जी मैं इस जगह पे खेलूं, उस जगह पे खेलूं। लेकिन टीम मैनेजमेंट और फिर कप्तान और फिर कोचेस का अपना एक माइंड सेट होता है। सना ठीक कह रही है कि सना भी जाहिर है कि पाकिस्तान की कप्तान रही है, तो आदमी को सोचना पड़ता है। मसलन एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप ऊपर से चारों प्लेयर जो है ना वो सारे सेट कर दें, और उसके बाद फिर अपना आपका इफ्तिखार आए या शादाब आए या जो भी आए या अब्दुल्ला शफीक आए या जिसको भी आप करें, तो फिर आपकी ना जरा थोड़ी सी टेल लंबी होनी शुरू हो जाती है या इंस्टेबिलिटी लंबी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यही है कि भाई आप जो अपनी स्टेबिलिटी का फैक्टर है उसको जरा थोड़ा सा और नीचे ले आए। मसलन अगर वो 5 पे खेले तो पाकिस्तान ज्यादा स्टेबल नजर आता है कि अगर बीच में किसी का आउट होना भी बंद हो गया, जल्दी आउट हो जाता है। क्रिकेट में ये तो अनसर्टेनिटी होती रहती है, लोग आउट होते रहते हैं, वो हर वक्त हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, ये कभी दुनिया में नहीं होता, कहीं ना कहीं होता है ब्रेक। तो वो कहते हैं कि जरा थोड़ा सा लंबा आप करेंगे बैटिंग को तो उससे स्टेबिलिटी फैक्टर और ज्यादा हो जाएगा, जिससे मतलब है कि टीम का अगर कोई शॉक वॉक होता है तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन ये भी कोई हर्ज नहीं है कि आप अगर रिजवान को खिलाएं। दोनों स्कूल ऑफ थॉट अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ हैं, प्लस नेगेटिव्स हो सकते हैं। क्योंकि रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा खेल रहा है, तो वो ये कह सकता है। जिस तरह आप देखें ना कि अभी आपके जो चारों बैट्समैन हैं, दूसरे अपना शान को ले लें, अब्दुल्ला शफीक, हारिस, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको पता फिटनेस के प्रॉब्लम रहता है उसको काफी ज्यादा। फिर आपका वाइस कप्तान है शादाब है, इसने भी बीच में आना है। फिर आप देख लें कि नवाज भी है, और अगर कोई और आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कोई पाकिस्तान की टीम क्योंकि अब दोनों मैचों में इतना अच्छा खेली है और इतना जबरदस्त खेली है बॉलिंग बैटिंग सारे डिपार्टमेंट्स में कि यस आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा नहीं कर सकते। ये शफलिंग और इन चीजों को आपने जो भी सेट करना है कर लें। मैं पहले भी कहा था कि जो मॉडर्न और स्मार्ट क्रिकेट है उसमें लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, छोटी मोटी कर लेते हैं। आप देखें कोहली ने भी किया और लोगों ने भी किया, मैं बहुत सी मिसालें दुनिया में दे सकता हूँ। सिर्फ देखना यह है कि आपकी टीम को किससे फायदा, किस मौके पे फायदा। जो बात उसने टेक्निकली की है विच इज वेरी पर्टिनेंट और वेरी रेलिवेंट, वो ये है कि जी हमने ये देखना है कि हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं। जो रिजवान ने बात की है वो की है किस कंडीशन में कहाँ खेलें, यानी वो पिच का कह रहा है कि पिच कैसी होगी, और वो क्रिएटर का भी उसने जिक्र किया है। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने किसको कहाँ पे लेके जाना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो इससे ये भी मुराद है कि भी दूसरी टीम जो है ना वो कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बॉलिंग लाइनअप क्या है, उसके पास स्पिनर कैसे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि न्यूजीलैंड की ये जो टीम है ये बॉलिंग वाइज थोड़ी कमजोर है, यानी कि सारे देख रहे हैं इसको, सारे जज भी कर सकते हैं कि स्पिनर में भी कमजोर है। हालांकि पिंडी में अगर कोई स्पिनर तकड़ा होता, अच्छा होता,
तो वो शायद विकेट निकाल लेता। और बॉलिंग में भी थोड़ी सी आप देख लें ना, हेनरी को देख लें या किसी और को, मिलने के अलावा आप देख लें कि ये थोड़ी सी ना मतलब है कि वीक लगती है, मतलब है कि उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड लेकिन की सर होनी आप चाहिए। विकेट की बात करें, क्योंकि आपने रिजवान को भी कोर्ट अपना सुना इस वक्त, सना जो शेख साहब भी बात करें, मैं क्योंकि बाबर आजम पे पहले आना चाहूंगा इस पे कि बाबर आजम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके आपको पता है हमेशा ये बात की जाती है कि जब भी तनकीद एक प्लेयर पे होती है, बड़ा बॉलर बड़ा बैट्समैन वही है जो कि अपने बल्ले से जवाब दे तो बॉल से जवाब दे। इस वक्त उनको सिर्फ 73 रन चाहिए 5 इनिंग्स में, फास्टेस्ट टू 5000 रन, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उनके लिए। और खास करके जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान, वन डाउन बैट्समैन, आपको पता है आप पाकिस्तान माशाल्लाह खुद भी खेली, वन ऑफ द बैकबोन पोजीशंस होती है। बाबर आजम पे कुछ बताएं। बिल्कुल, आई थिंक बाबर आजम के बारे में हम जितनी भी बात करें कम है। हमने पूरा T20 उनके ऊपर बात की, जिस तरह से जो भी तनकीद उनके ऊपर हुई, लेफ्ट आर्म स्पिन पे हुई, स्वीप शॉट के ऊपर हुई, लेग स्पिन पे हुई, स्ट्राइक रेट पे हुई, उन्होंने एक एक करके सबका जवाब ऑलमोस्ट दे दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये देखें कि हम जो शेख साहब से आपने सवाल किया बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, मुझे ये लगता है कि अगर बाबर आजम जिस तरह नंबर 1 पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें और रन्स पे रन्स करें, फ़खर जमान रन्स में है, मोहम्मद रिजवान रन्स पे हैं, तो अगर आप ये टॉप 4 पे ले आते हैं, इंडिया की पिचेस जनरली बैटिंग पिचेस होती हैं, तो बहुत लंबी टेल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको वहाँ पे आप इमाद वसीम को भी वनडे स्क्वाड में ला सकते हैं। उससे फ़ायदा ही होगा, एक तो वो बैटिंग की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, और साथ आप के पास एक 6 बॉलर का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इफ्तिखार होते हैं, शादाब होते हैं, नवाज़ और इमाद को भी आप इकट्ठे खिला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके ऑलराउंड परफॉर्मर्स हैं इस वक्त के, जो स्पेशलिस्ट बैटर्स आपके हैं, उनमें से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप रिजवान को ऊपर पुश करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है एक और ऑलराउंडर को टीम के अंदर लाने की, जो कि इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो ऑब्वियसली जब आपने वर्ल्ड कप जीतने होते हैं, उसमें आपके जो मुझे नज़र आता है मैच विनर्स ज़रूरी हैं जिनकी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो आई थिंक ये सारे प्लेयर्स, चाहे बाबर आजम को देख लें, मोहम्मद रिजवान को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, इमाद वसीम को देख लें, नवाज़ को देख लें, शादाब को देख लें, शाहीन हो गए, रऊफ़ हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया कि हम लोग प्रेशर में थ्राइव करते हैं। तो आई थिंक मैं उस प्लेयर को ज़्यादा दूंगी। एवरेज, पर्सनल एवरेज 4 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, मैं इस चीज़ के ऊपर किसी बंदे का फैसला नहीं करूंगी कि भाई 7 रन की फ़र्क के ऊपर हम किसी का नंबर बदल दें। पर क्या आपके पास मोहम्मद रिजवान से बेहतर नंबर 4 इस वक्त कोई है कि नहीं, मेरा ये सवाल है। अगर नहीं है तो आप देखें कि उनको ऊपर लाते हुए हम नीचे कौन से लोगों को फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे आपकी टीम बेहतरीन रन कंसेक्यूटिवली करे और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल अप्रोच है। बट बाबर आजम की जहाँ तक बात है, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं उन्होंने, अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर किया है और होपफुली इसी तरह कामयाब होते रहे। उनके बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी है वर्ल्ड कप्स में, नॉकआउट स्टेजेस पे पाकिस्तान को लेके गए और होपफुली 1 स्टेप फॉरवर्ड भी लेके जा सकें। सर अगर मैं बात करूं, आपने विकेट्स का अपना क्योंकि बात कर रहे थे, तो आपने रिजवान को भी देखा, उन्होंने कहा कि पिंडी की विकेट कुछ और थी। आपने कहीं ना कहीं सर देखा है कि थोड़ा बहुत सूट करी थी बैटिंग को, चाहे जो भी स्कोर था पाकिस्तान ने बड़ा कंफर्टेबली उसको चेस किया। लेकिन कराची विकेट थोड़ी डिफरेंट है, स्लो विकेट है, वहां पर कहीं ना कहीं स्पिन बॉलर्स को कहीं ना कहीं हेल्प आउट मिलती है। वेदर भी डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पर गर्मी एज कंपेयर टू पिंडी की बात करूं। साथ ही साथ सर इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, सर हारिस सोहेल क्या करे, काले बकरे ज़िबा करे, क्या करे सर? हमेशा जब भी कोई बड़ा वर्ल्ड कप आता है वो बेचारा परफॉर्म करता है, कोशिश करता है टीम में वापस आऊं, कभी साइकोलॉजिकल इश्यू हो जाता है, कभी सर अपना अनफिट हो जाते हैं। देखिए मैं पहले हारिस का जवाब दे देता हूँ। देखिए ना, ये तो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं एज ए प्रोफेशनल, उनको मेरा पहला ईमान ये है कि वो खुद अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को फिट करें, और सबसे पहली ड्यूटी उनकी अपनी है। उसके बाद फिर दूसरों की ड्यूटी है कि वो किस तरह करते हैं। आपके वर्क एथिक अच्छे होने चाहिए, आप अपने आप को फिट रखें, अवेलेबल रखें, और जब मौका मिले आप परफॉर्म करें। हारिस अपना इससे ये हुआ है शेर से हमेशा कि ये मतलब है कि जिस भी सीरीज में आया है, जहाँ भी आया है, थोड़ा इसके प्रॉब्लम ही हुआ है। अभी भी वो थोड़ा सा वेटी सा लग रहा था, आपको याद हो, वो थोड़ा वेटलेस का लग रहा था, तो लग रहा था कि वो फिट नहीं है और ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में है। तो कोशिश करनी चाहिए हर प्लेयर को कि क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट है, कंपटीशन हाई हो गया है पाकिस्तान टीम में, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ गई है, या नीचे लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो अपने आप को अपने फिट रखें, अवेलेबल रखें, और जब मौका मिले उसमें परफॉर्म करें। अब आगे आप दूसरी तरफ पिचेस की तरफ, ज़ाहिर है क्रिकेट में कराची और पिंडी और लाहौर का आपस में बड़ा फ़र्क है, इसीलिए ये क्रिकेट होती है कि आप डिफरेंट सेंटर पे खेलते हैं।
यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा थी, यहाँ पे ग्रास भी कम है, मैचेस ज़्यादा हुए हैं कराची में, और वेदर की कंडीशंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे स्पिन के लिए अच्छा चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है काफ़ी बेहतर है, और गिवन न्यूजीलैंड स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं वेट हमेशा देता हूँ कि कोई भी टीम आई है वो नेशनल टीम है, वो बिल्कुल तकड़ी टीम है। कमज़ोर बी टीम और सी टीम का क्या कंसेप्ट है, लेकिन बहरहाल वो टीम है और उनकी नेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो उनको भी अच्छी टीम आनी चाहिए। पाकिस्तान को पास चांस ज़्यादा है, और आपकी पेस बैटिंग तो वैसे ही अच्छी है, जितने भी ओवर उन्होंने करवाने हैं, और ख़ास तौर पे हारिस राउफ तो इस वक्त बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और अच्छी जगह पे गेंद फेंक रहा है, तकड़ा है। तो आपके पास नसीम शाह भी, और आपने पीछे देखे ना शहनशाह को रोटेशन पे कराया, तो ये भी अच्छी एक बात है, क्योंकि आगे भी काफ़ी इवेंट आने वाले हैं। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि अपना श्रीलंका के टेस्ट मैचेस भी हैं, तो उसका भी एक प्रेशर होता है कि आप वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ना कराची में एडवांटेज है, स्पिन का भी एडवांटेज है, और वैसे बैटिंग का तो है ही है। आपकी बैटिंग जो है लाइनअप सारी की सारी फॉर्म में है, और ये बहुत अच्छी है एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहा है जिसमें आपको सारे लड़कों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, चाहे वो बॉलर हैं, चाहे वो बैटर है, चाहे वो कप्तान है, और फिर आपकी मैनेजमेंट भी, क्योंकि तकरीबन नई है, इसमें कोच भी नया है, ब्रैड बर्न भी नया है, डायरेक्टर भी नया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव ए रियली हैव ए गुड टीम, गुड सेटअप टू knock at the door of World Cup for the champions। एक अच्छी चीज़ है सना कि हम लोग जहाँ कभी बात करता था मैं भी कि यार आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं, क्योंकि हमेशा ये बात मेरे दिमाग में कि अगर आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग है ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग इलेवन स्ट्रांग होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग में चल रहा होता है प्लेयर के मेरे पीछे 4 प्लेयर बैठे हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता या फिटनेस लेवल का अपना ख्याल नहीं रखता। बॉलिंग यूनिट पर पाकिस्तान की आऊँ एक्सेप्शनली वेल है। नसीम शाह आपने देखा जिस तरीके से लिटरली उस लड़के ने अपना, बता सकता हूँ कि उसने ओडीआई चाहे T20 और टेस्ट उसने अपने आप को इंप्रूव किया है, क्योंकि ओडीआई के अंदर आप भी बात मुझसे करी थी, आपको स्लो वंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है, 10 खिलाड़ियों को आपने आउट करना है, वहां पर आपने 4 ओवर का कोटा नहीं कराना पड़ता। एहसानुल्लाह यंग फास्ट बॉलर हैं, शेख साहब भी हैं, सब लोग कहते हैं कि, मैं भी कहता हूं कि ही इज द फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल करते हुए नजर आया, क्योंकि शायद वो बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर वंस हैं या इन कटर है, आउट कर स्लो वंस आप लोग करवाते हो, उनसे थोड़ा बहुत वो चीज़ नजर नहीं आती। सेकेंडली वही बात कि जब 10 ओवर की फिटनेस एक अलग सिस्टम है, वहां पर थोड़ा बहुत मुझे तनकीद, मैं कहता हूं कि तनकीद बनती है थोड़ी सी। देखिए, जब भी आप अपना पहला मैच खेलते हैं ना अवैस, अगर आप फिट भी हो ना तो फिर भी नर्व्स ज़रूर होते हैं पहले 2-3 ओवर्स में, जितना भी बड़ा कोई प्लेयर पहला मैच खेल रहा होता है। तो एक तो ऑब्वियसली जब उनको आपने डेब्यू करवाया वनडे का, ख़ास तौर पे ओडीआई भी आपने पिंडी में कराया, पर वनडे क्रिकेट में एज अ फास्ट बॉलर आप डेब्यू करते हैं एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसको पेस और बाउंस पसंद है, तो आप ऑलरेडी थोड़े से उस प्लेयर को डिसएडवांटेज में डेब्यू करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसके ऊपर हम और सोच विचार कर सकते थे, थोड़ी सी सपोर्टिव विकेट्स पे हम उनको खिलाएं जब भी खिलाएं, ताकि कॉन्फिडेंस मिले। इस वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा अर्ली हो सकता है, मैं फिर यही कहूँगी इस वर्ल्ड कप में प्रेशर हैंडलिंग एक बहुत बड़ा इशू होगा किसी भी प्लेयर के लिए, इसलिए आपको मैच्योर प्लेयर इस वर्ल्ड कप में लेके जाना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है। तो इंडिया में जब आप एक होम क्राउड इंडिया का होता है, उसके अगेंस्ट जब आपने परफॉर्म करना है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स उस प्रेशर को ले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर आपने क्रिकेट खेली होगी मेरे नज़दीक, उतना आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इतना ईजी नहीं है जाते साथ इंडिया में उस क्राउड के अंदर जाके परफॉर्म करना। तो आई थिंक उसको भी सामने रखते हुए, और जो स्किल लेवल है एहसानुल्लाह का, आउटस्टैंडिंग पेस है, सारा कुछ है, बट स्किल लेवल में अभी वनडे क्रिकेट में भी उनको बहुत कुछ डेवलप करना है। यॉर्कर उनका अच्छा है, बाउंसर भी उनका अच्छा है, बट उसको एग्जीक्यूट करना बार बार, और साथ स्लोअर वंस के ऊपर काम करना, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों के ऊपर काम करना, राइट और लेफ्ट हैंडर के ऊपर इक्वल एक्यूरेसी रखना, ये सब अभी उनको और ज़्यादा इसको मेरे ख्याल से इस पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा, ओवर बनाना। वनडे T20 क्रिकेट में आप 2 भी डॉट बॉल करते हैं ना, तो बैटर के ऊपर आपने ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो वो तीसरी चौथी बॉल पे मारने जाएगा। पर वनडे क्रिकेट के अंदर जब तक आप पहले 4 बॉल किसी तरह से डॉट नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल होता है वो प्रेशर डालना, या फिर आप आखिरी 4 बॉल्स करके दूसरे बॉलर को ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं बॉलिंग इन पार्टनरशिप कि वो विकेट ले। तो ये एक प्रॉपर पूरी गेम होती है वनडे क्रिकेट के अंदर एज ए बॉलर, जो आपने ओवर बनाना जिसको बोलते हैं, जैसे इनिंग्स बनानी होती है ना, इसी तरह बॉलिंग के लिए
ये भी आपको ओवर पूरा बनाना आना चाहिए, सेटअप करना पड़ता है। अगर आपके हर बॉल पे सिंगल आ रहा है तो आप कभी सेटअप नहीं करेंगे। वनडे क्रिकेट में आप एज ए फास्ट बॉलर आउट करेंगे, मैं 2 आउट स्विंग कराऊँ, तीसरा इन स्विंग कराऊँ, पर उन 3 बॉलों के लिए आपको उस प्लेयर को स्ट्राइक पर रखना है। अगर वो हर बॉल पे स्ट्राइक चेंज होती रहेगी तो वो सेटअप करना बेसिकली आपको साइकोलॉजिकली उससे उसको खेलना पड़ता है, तो वो प्रेशर जो T20 में ऑलरेडी बिल्डअप होता है बैटर के ऊपर, वो वनडे में आपको एज ए बॉलर बनाना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अभी इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा, पाकिस्तान अपने सीनियर बॉलर्स के साथ ही जाए, और बाकी स्पिन अटैक भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है। बेहतरीन स्पिनर्स को आपको साथ रखना चाहिए, जो आपके स्पिन ऑलराउंडर्स है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में, उनको भी साथ रखना चाहिए। सर, अगर नसीम शाह की बात करूं, आपको पता है कि इन एंड आउट रहे हैं पाकिस्तान टीम से, उनको रेस्ट भी दिया गया। अच्छी बात है कि आप रेस्ट देते हो अपने प्राइम फास्ट बॉलर को, लेकिन ही इज डन एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि जब भी मैंने उनको देखा, चाहे T20 की बात करें चाहे वनडे की बात करें, बड़ा डिफरेंट आपको नसीम शाह नजर आता है। चाहे वो पिछले मैच की स्पेल की बात करूं, चाहे पिछले मैच की स्पेल की बात करूं, सर वो जो स्लोअर वंस है, खास करके एट द डेप्थ ऑफ द ओवर्स, अपना वो एक्यूरेसी आप अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की देखें तो पूरी दुनिया में किसी बॉलर्स की इस वक्त आपको इकोनॉमी रेट पर नजर नहीं आती। देखें, ये नसीम शाह का केस है ना, ये टिपिकल है, ये बल्कि केस स्टडी है। मैं इसको देख रहा हूँ 16 से और फिर अंडर 19 से। आप देखें कि कभी ना साल में, मतलब है कि जब सीरीज होती है कोई ना कोई, तो इसके साथ कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होती है। वो फैक्टर इसलिए है कि वो एक बहुत ज़्यादा पेसी बॉलर है, और फिर मतलब आपको पता है कि क्रिकेट क्योंकि ज़्यादा हो गई है, लीग क्रिकेट भी हो गई है, तो फिर प्रेशर कहीं ना कहीं ज़रूर आता है और कहीं ना कहीं उसका मसला बनता है। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, और पाकिस्तान के मेन स्टे बॉलरों में से 3 बॉलरों में से या 4 बॉलरों में से नसीम शाह इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट। तो उसको चाहिए कि भाई उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह का उसका वर्क एथिक होना चाहिए, उसी तरह की उसकी निर्भर होनी चाहिए, और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि क्योंकि प्रोफेशनल जो क्रिकेटर हैं उनकी कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज़ की। तो अगर आप देखें ना, या बड़ा इवेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपके साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो आप ही का नुकसान नहीं, पूरे मुल्क का भी नुकसान होता है, पूरी टीम का भी नुकसान होता है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग कि वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट इज द इवेंट, और मुझे किस तरह तैयारी करनी है। तो नसीम शाह का भी केस आप बहुत सालों से देख रहे हैं कि इस तरह ही चलता रहता है, लेकिन समहाउ ये अच्छी बात है कि वो बड़े इवेंट में कोई ज़्यादा मतलब नहीं होते और पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरी बॉल करते हैं। अब सना एक बात कर रही थी ना कि वो क्या सानुल्लाह की कि वो प्रेशर में और ये है वो है। देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। कई लोग जो होते हैं वो, जैसे इंडिया है, हॉस्टाइल है ज़्यादा क्राउड वहाँ पे, पाकिस्तान के तो हॉस्टाइल ही होता है, तो नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें और हूटिंग और इससे, और फिर उनके प्लेयर भी करते हैं, तो कई लोग जो है ना वो प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर को ले लेते हैं, जिससे वो नर्वस भी हो जाते हैं, बाद का उनका कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाता है। लेकिन मैं आपको इसका उल्टी ये बताऊं, जो थ्योरी है और जो ग्रेट कैप्टन्स की थ्योरी है, वो ये है कि जो आदमी को आप जितना प्रेशर डालते हैं, बाज़ औक़ात वो ज़्यादा अच्छा आगे परफॉर्म करता है। वो प्रेशर को लेता है, वो प्रेशर को काउंटर करता है और फिर उड़ा के रख देता है, ब्लो ऑफ कर देता है चीज़ों को। ये आप कई गेम में नहीं देखते, स्पोर्ट्स में नहीं देखते, आप दूसरी जगहों पे भी देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसके लिए क्या होता है कि फिर मेंटल स्ट्रेंथ ये की जाती है लड़कों की। फिजिकली तो ठीक होते हैं, बॉलिंग भी ठीक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इस तरह का हॉस्टाइल क्राउड आपके सामने आता है तो आप थोड़ा सा उसको ले लेते हो अपने पे कि यार ये मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है। आपको पता है इंडिया में तो हॉस्टाइल ही होगा, नेचरली होगा, और आज का जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी होगा। तो इसकी प्रिपरेशंस भी साथ साथ, यानी कि आप बूस्ट करते हो, इनकरेज करते हो, मेंटल स्टेबिलिटी और ज़्यादा उसकी करते हो, और उसको इस माहौल में लेके जाते हो कि भाई आपने प्रेशर नहीं लेना, उल्टा आपने प्रेशर देना है, बल्कि परफॉर्म करके और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्राउड को चुप कराना है। और क्राउड को मतलब एक स्लैब जिसको कहते हैं ना कि थ्रू योर परफॉर्मेंस आप इस तरह की करनी है। तो कई लोग होते हैं कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनली काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लड़का बहुत ही ज़बरदस्त है सानुल्लाह, और आपको पता है कि अगर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अर्ली स्टेज पे अभी उसका कैरियर शुरू हुआ है, मुझे उससे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत लारल अचीव करेगा। सर, ये सना मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, लेकिन सर एक सवाल आपसे मैंने पूछना है, क्योंकि ये भी गर्दिश कर रहा है इस वक्त के हम लोग हमेशा सर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनसे अपग्रेडेड होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है। कहीं सर खबर आ रही थी कि शायद इस्लामाबाद में D12 के अंदर इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बनाने की इजाज़त मिल गई है CD की तरफ से। सर उसके बारे में कुछ बताएं। सही बात है ये।
सब ब्रेक किया करें, आपका अपना शो है सर, ऐसी चीजें। जी जी जी, मेरी खुद बात हुई थी, सीडीए चेयरमैन साहब हैं नूरुल अमीन मैंगल साहब, इनका फोन भी आया था कि भाई ये D12 में जगह है तकरीबन 125 आप समझ लें एकड़ की है, जिसमें से वो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। D12 में कॉर्नर में जाके आप देखेंगे ना, बिल्कुल मार्गला फुट हिल्स आप उसको कह सकते हैं, जिस आप जो नई मार्गला रोड बन रही है ना, जो एयरपोर्ट से तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 या 18 मिनट के फासले पे है। तो वो कह रहे थे कि शेख साहब ये जगह देखें, फिर टॉक टू द चेयरमैन आल्सो। तो मेरा ख्याल है कि हम जल्द वहाँ पे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये जगह आप लें, उसमें 25 जो एकड़ जगह है वो स्टेडियम के लिए रखना चाहते हैं। वो कहते हैं आप विजिट कर लें, देख लें, आई एम रेडी, मतलब सीडीए रेडी है, और मेरा ख्याल है ऊपर से भी शायद उन्होंने अप्रूवल ले लिया। इट्स अ न्यू माइलस्टोन बीइंग सेट, और ये बहुत ही अच्छी बात है, और बड़ी लोकेशन बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए तो मैं हमेशा होने चाहिए, और नए स्टेडियम बनने चाहिए, नई फैसिलिटी, और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बननी चाहिए। शेख साहब, इसमें 2 स्टेडियम्स की जगह लें, लड़कियों के लिए एक पहला स्टेडियम कुछ आप भी शुरू करवा दें, और तो किसी ने नहीं किया कि लड़कियों के लिए। अच्छा सना, मैं आपको बताऊं कि आप खैर हर वक्त राब्ते में रहती हो चेयरमैन के साथ। ये चेयरमैन साहब है नजम सेठी साहब, यकीन करें कि जहां बात होती है ना स्टेडियम की, ग्राउंड्स की, किसी जगह की, मतलब मैं आपको बताऊं, लाहौर में अभी कोई बंदा आया है और उसने कहा जी कि मुझे ये ग्राउंड, उसने कहा नहीं मुझे पहले वुमन के लिए ग्राउंड दो अलग। यानी चेयर नजम सेठी साहब हमेशा ये कहते हैं शेख साहब, कि मुझे वुमन के लिए हर बड़े शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद, 125 एकड़ में से भी अगर हम 2 ग्राउंड ना निकलवा सके तो फिर अफसोस की बात होगी। इसलिए मैंने पहले ही एप्लीकेशन डाल दी है कि आप लड़कियों के लिए भी बनवाएं। नहीं, यू आर वेलकम। लेकिन 125 एकड़ में ना वो 5 स्टार होटल, और फिर दूसरी गेम्स के लिए हॉकी, फुटबॉल, और एक पूरा स्पोर्ट्स का वो एरिया ना वहाँ पे बनाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि आपको पता है, मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ वुमेन क्रिकेट को। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2 स्टेडियम्स की जगह लें, एक की मैं बिल्कुल चेयरमैन से बात करता हूँ, जरूर 2 लें। लेकिन सर, जैसे आपने भी बात की है, खास करके सना, क्योंकि राइटली पॉइंटेड, क्योंकि आजकल जो वुमेन क्रिकेट अनफॉर्चुनेट है, मैं बार बार इस पे आपको पता, मैं भी जोर देता रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं वर्कआउट अप करने की जरूरत है। चाहे स्कूल क्रिकेट की बात करें, चाहे वो आप बात करें स्कूल स्कॉलरशिप्स की बात करें, वुमेन क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, या क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल पे अगर आपने कम्पीट अपनी लड़कियों को करवाना, जो पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा अच्छी इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन जब तक आप अकेडमीज नहीं बनाएंगे स्पेशली फॉर द वुमेन क्रिकेट, अपना आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। देखिए, एकेडमीज़ की बात है, ग्राउंड्स की बात है। इस वक्त पाकिस्तान टीम का नया कप्तान अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है, कौन नई कप्तान होगी कोई 100% आपको वो नहीं पता। आपके पास 100% कोचिंग स्टाफ, बीच में सुना है मार्क कोल्स का जिक्र आया कि शायद वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब से वो काम शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा एक बिजी स्केड्यूल है वुमेंस क्रिकेट के लिए भी। आपके साउथ अफ्रीका से मैचेस हैं, फिर उसके बाद एशिया कप को आप डिफेंड, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल को आप डिफेंड कर रहे हैं। 2 हम जीते थे 2010 में, 2014 में, 2018 में एशियन गेम्स में क्रिकेट नहीं था क्योंकि जकार्ता में ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे। अब वापस क्रिकेट आया है एशियन गेम्स के अंदर, तो आप अपनी हैट्रिक कंप्लीट कर सकते हैं गोल्ड मेडल की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। तो इसके ऊपर ना सिर्फ सीनियर टीम को बल्कि जो आपका बैकअप है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसको भी तैयार करने के लिए एक्टिवली काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मौजूद है स्पोर्ट्स 360 के साथ। और देखने वाली बात है 3rd वनडे मैच के अंदर क्या चेंजेस होती हैं, पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ जाएगा कल। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।